इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता का काल किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, उसमें जो आर्य हैं वो आर्य भारत के ही निवासी थे या यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, तिब्बत से आए थे, कहाँ से आए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो ईरानी धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता, उससे किस प्रकार से इसकी हम तुलना कर सकते हैं, और आर्यों के जो अलग अलग मूल निवास स्थान माने गए हैं उसके संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत क्यों हैं, कैसे हैं, क्या हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वैदिक काल की। तो वैदिक काल, यदि हम इतिहास की बात करें तो जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांट सकते हैं। तो ये जो काल है वैदिक काल और हड़प्पा जो सभ्यता वाला काल है, ये दोनों काल हमारे आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि वह काल जिसमें या तो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, तो वो उसमें शामिल होगा। या जैसे वैदिक काल क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि इनके बारे में विवरण हमें या तो मिलता है जो ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता, या जो दूसरे अभिलेख हैं जैसे बोगजकोई का अभिलेख है, और दूसरा एक जो किक्कुली का अभिलेख है, उससे हमें विवरण मिलता है। तो वो सभ्यताएं जिनका विवरण हमें किसी दूसरी सभ्यता से मिले, या उस सभ्यता की जो बातें हैं, उसके जो ग्रंथ हैं वो बाद में लिपिबद्ध किए जाएं, उनको हम शामिल करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं वो मौखिक परंपरा पर चलते थे। सारे वेद हैं उनके, ब्राह्मण, संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद सब मौखिक परंपरा पर चलते थे, और बाद में इनको कई सदियों के बाद इनको लिपिबद्ध किया गया यानी लिखा गया। तो ये श्रुति परंपरा पर, यानी जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को सुनाते थे और उनको कंठस्थ करवाते थे, और वो अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देते थे। इस प्रकार से ये चलता था। तो वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के दौरान ये काल माना जाता है, और इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसके दौरान ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद में भी यदि हम बात करें तो उसके जो 10 मंडल हैं उसमें 2 से 7वां मंडल है वो पुराना है, और उसके बाद में जोड़े गए हैं पहला, 8वां, 9वां और 10वां। इन मंडलों के बारे में हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहां मैं इतना बता देता हूं कि जो 10 मंडल हैं उसमें पुराने मंडल हैं वो हैं 2 से 7, और पहला, 8वां, 9वां और 10वां बाद में जोड़े गए हैं। अब ये जो ऋग्वैदिक काल है इसका हम काल मानेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो है ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जिसमें बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना हुई, इसके अलावा जो वैदिक साहित्य है या जो ब्राह्मण साहित्य है बाकी का जो जिसकी रचना हुई वो है उत्तर वैदिक काल। तो इसका समय हम मानेंगे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय। आप चीजों को समझने की कोशिश करिए कि जो 1000 ईस्वी पूर्व है यहाँ पर क्या खास बात है। एक तो क्योंकि ऋग्वेद की रचना इससे पहले हुई, और बाद के जो वेदों की और जो साहित्य है उसकी रचना इसके बाद में हुई। इसके अलावा 1000 ईस्वी पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप, यहां हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे। 1000 ईस्वी पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। तो यहां से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, सामाजिक संरचना है वो भी बदल जाती है। कृषि का प्रयोग ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जहां पर वनस्पतियां उगी हुई थी उनको साफ करके खेतों का निर्माण करना, खेती योग्य जमीन तैयार करना, और उन खेतों में अच्छे से जुताई करना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि लोहे के हल बनने लग गए थे। तो 1000 ईस्वी पूर्व से पहले का जो समय है ऋग्वैदिक काल, और जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें भी हमें प्रमाणिक रूप से लोहे के इस्तेमाल का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद का जो समय है वहां पर लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन 2 कालों में हम बांट सकते हैं। ये जो सभ्यता है ये सभ्यता किसकी माने जाते हैं? आर्यों की सभ्यता। अब आर्य शब्द का मतलब क्या है? आर्य शब्द गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम, और ऋग्वेद में आर्य शब्द का इस्तेमाल 33 बार हुआ है। ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें 33 बार आर्य शब्द लिखा गया है। कई बार 36 बार लिखा हुआ आता है, लेकिन जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनमें आपको 33 बार ही मिलेगा। ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, अकेला अवेस्ता भी लिखा हुआ मिल जाता है, या जैन अवेस्ता, इसमें आर्य शब्द के लिए क्या शब्द लिखा हुआ मिलता है? एरिय। एरिय शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है। ये जो ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता, ये जो जरथुस्त्र धर्म है, जरथुस्त्र या जो पारसी धर्म है उनका प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है पारसियों का।
जो अंग्रेजी में जिसको आप ज़ोरोस्ट्रियनिज्म बोल सकते हैं। तो पारसियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है ये, और इससे बहुत सारी भाषाई समानता ऋग्वेद की देखने को मिलती है। दोनों की भाषा में साम्यता देखने को मिलती है, और इसी के आधार पर बाद में जो इंडो यूरोपियन भाषा समूह है या उसकी जो एक शाखा है भारतीय ईरानी शाखा, उसके बारे में चर्चाएं हुई, जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था के साथ ऋग्वेद की भाषाई समानता स्पष्ट दिखाई देती है कि दोनों में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक जैसे इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा जब लेसन महोदय ने सबसे पहले कहा कि आर्य एक जाति है, तो लेकिन बाद में यह प्रमाणित हो गया कि आर्य जाति बोधक शब्द नहीं है, बल्कि ये भाषा समूह को प्रदर्शित करता है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी भाषा संस्कृत है। 16वीं सदी में सबसे पहले इटली के व्यापारी फिलिप्पो ससेटी ने भारतीय यूरोपीय भाषाओं की समानता की संभावना को व्यक्त किया था कि भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में कुछ समानता है, लेकिन उसकी वो व्याख्या नहीं कर सका, और उसकी व्याख्या करने का काम किया 1784 ईस्वी में एक भाषण दिया कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी में विलियम जोन्स ने, और उन्होंने भारोपीय या इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडो यूरोपीय भाषा समूह की संकल्पना दी। और ये जो संस्कृत भाषा है ये मानी जाती है इंडो यूरोपीय भाषा समूह की जो इंडो ईरानी शाखा है, भारतीय ईरानी शाखा, उसकी एक भाषा है संस्कृत, जिसका प्रयोग जो ऋग्वैदिक ग्रंथों में या उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी जिसका संस्कृत का इस्तेमाल हमें मिलता है। हालांकि तब भाषा है, आप समझिए, भाषा अलग है, लिपि अलग है। भाषा बोलने के लिए काम आती है, लिपि लिखने के लिए काम आती है। तो उस समय सिर्फ बोला जाता था, लिखा कुछ भी नहीं जाता था। तो ये बात है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की। अब आर्य शब्द इसमें आया है, तो आर्य कहाँ के निवासी थे? क्या वो ईरान से भारत आए थे, या किसी और इलाके से भारत आए थे, या वो भारत के ही निवासी थे? इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? सबसे जो सर्वमान्य मत माना जाता है, ज्यादातर विद्वान जिस पर सहमत हैं, हालांकि वैसे तो मैंने नीचे 12 लिख रखे हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसमें भी मैंने मुख्य छांटे हैं। तो उसमें सबसे जो प्रमाणिक मत माना जाता है वो मध्य एशिया का बैक्ट्रिया जो स्थान है, हिंदू कुश पर्वत के उत्तर वाला स्थान, जहां से आमुदरिया नदी आती है पामीर के पठार से निकलते हुए, उसके नीचे की तरफ और हिंदू कुश पर्वत के ऊपर की तरफ वो जो इलाका है उसको बैक्ट्रिया बोला जाता था। तो सर्वप्रथम जे.जी. रोड ने आर्यों का मूल स्थान बैक्ट्रिया, मध्य एशिया में कौन सा स्थान? बैक्ट्रिया। अब मध्य एशिया शब्द है उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। कोई मध्य एशिया में बहुत सारे इलाकों को शामिल कर देता है, लेकिन जो सामान्यतः मत है कि मध्य एशिया, वैसे तो हम मानेंगे कि जो लैंडलॉक्ड पार्ट है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान वाला, इन 5 देशों वाला, उसको मुख्य रूप से मध्य एशिया कह सकते हैं। लेकिन ये एक विवादित शब्द है और इसमें बहुत सारे इलाकों को शामिल कर लेते हैं अलग अलग। लेकिन जो मध्य एशियाई उत्पत्ति और उसमें भी मुख्य रूप से बैक्ट्रिया जो स्थान है, वो जे.जी. रोड इसको विभिन्न तर्कों और प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित नहीं कर पाए, और इसके संबंध में तर्क और प्रमाण दिए मैक्स मूलर ने। जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने 1859 ईस्वी में मध्य एशियाई उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया। सबसे महत्वपूर्ण यही है, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया ये स्थान किसने प्रमाणिक रूप से बताया? 1859 ईस्वी में मैक्स मूलर ने। और वैसे मैक्स मूलर जो ऋग्वेद का जो काल मानते हैं उसको मानते हैं ये 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का, जो ऋग्वेद का ये काल मानते हैं 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का। अब मध्य एशिया में ही पामीर के पठार से इनकी उत्पत्ति कौन मानते हैं कि पामीर के पठार से यहां पर आए थे? उनमें है विद्वान एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग और कीथ। हंगरी में डेन्यूब नदी घाटी, वैसे डेन्यूब नदी तो यूरोप के कई देशों में है, लगभग 10 देशों में बहती है ये डेन्यूब। वोल्गा के बाद में, जो वोल्गा नदी है उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की, और हंगरी से भी ये बहती है। तो हंगरी में जो डेन्यूब नदी की घाटी है वहां से इनका जो उत्पत्ति है वो मानते हैं पी गाइल्स। जर्मनी आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले विद्वानों में है कार्ल पेंका और हार्ट। इनके बारे में ज्यादा विस्तार से हम बात नहीं करेंगे, जिसकी विशेष बात होगी मैं आपको बता दूंगा। दक्षिणी रूस से इनकी उत्पत्ति मानते हैं नेहरिंग और गोल्डन चाइल्ड। तिब्बत से इनकी उत्पत्ति मानते हैं दयानंद सरस्वती और पारजिटर, F.E. पारजिटर। तो दयानंद सरस्वती, ये महत्वपूर्ण है, दयानंद सरस्वती और पारजिटर ये तिब्बत से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई उत्तरी ध्रुव से,
इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है। ऋग्वेद में हमें पढ़ने को मिलता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का उल्लेख मिलता है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहां पर हो सकती है? ध्रुवों पर। अब ये जरूरी नहीं है कि उत्तरी ध्रुव में ही हो, दक्षिणी ध्रुव में भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने माना कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसका कारण ये बताते हैं कि उसमें उल्लेख है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का समय उनको कब मालूम होगा? जब वो ध्रुवों पर निवास करते हो। इसके अलावा दीर्घकालीन उषा, दीर्घकालीन उषा मतलब लंबे समय तक रोशनी। तो लंबे काल तक रोशनी कहां पर रह सकती है? ध्रुवों पर रह सकती है। दीर्घकालीन उषा का उल्लेख मिलता है। हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही, थोड़ा माफ कीजिएगा। तो इसके कारण ये बताते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो उत्तरी ध्रुव में हुई। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश जहां पर सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां और सरस्वती, उनका जो इलाका है, या मुख्य रूप से आप पंजाब प्रांत वाला भारत और पाकिस्तान मिलाकर वो इलाका मान सकते हैं, वो इलाका इनका मूल निवास स्थान माना है अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने। मध्य देश, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला इलाका है, वहां से आर्यों का मूल निवास स्थान माना है राजबली पांडे ने। कश्मीर या हिमालय प्रदेश, ये आर्यों का मूल निवास स्थान माना है एल डी कल्ला ने। देविका प्रदेश, ये उल्टा लिख दिया मैंने, पहले प्रदेश लिख रहा था मैं, बाद में विद्वान का नाम, कोई बात नहीं। तो इसको माना है देविका प्रदेश मुल्तान में, जहां पर मुल्तान और जो देविका रिवर है वहां जो इलाका है उसको आर्यों का मूल निवास स्थान माना है डी एस त्रिवेदी ने। और ब्रह्मर्षि प्रदेश जो उत्तर पश्चिम इलाका है भारतीय उपमहाद्वीप का, वहां से आर्यों का मूल निवास स्थान माना है गंगानाथ झा ने। तो ये अलग अलग मत है। इसके अलावा भी बहुत सारे मत मिलते हैं। जैसे यदि आप यूरोपीय प्रदेशों की ही बात करेंगे तो मैंने जैसे हंगरी के बारे में बताया है और आपको जर्मनी के बारे में बताया है, तो ऐसे और भी, जैसे पश्चिमी साइबेरिया मानते हैं, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला इलाका है वो मैकडोनाल्ड ने बताया है। तो ऐसे बहुत सारे मत हैं। जो एशियाई प्रदेश है उसमें भी आपको अलग अलग मत मिल जाते हैं। जैसे कोई तुर्किस्तान से मानता है, कोई कैस्पियन सागर से मानता है। तो इतने सारे मत हैं कि हम सबको याद नहीं रख सकते। तो मैंने जो कुछ मुख्य मुख्य मत हैं जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। इसके अलावा भगवान दास गिडवानी की एक पुस्तक है रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस, उसमें भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान उन्होंने बताया। भारत को मानने वालों में देखो ये सब सैंधव प्रदेश, मध्य देश, कश्मीर, बहुत सारे आगे। एक और है भगवान दास गिडवानी, उन्होंने अपनी बुक रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस में भारत को आर्यों का मूल स्थान माना है। इसके अलावा दूसरे हैं डॉक्टर भगवान सिंह, उन्होंने अपनी पुस्तक द वैदिक हड़प्पन्स में इनको माना है कि ये जो सिंधु सभ्यता का नगरीय जो काल था, जो नगरीय सिंधु सभ्यता थी, वो वैदिक सभ्यता का ही एक पार्ट थी, ऐसा माना है डॉक्टर भगवान सिंह ने। इसके अलावा जो मैंने बताया, इसमें बुक्स के नाम बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव की जो बात करते हैं, वो उनकी जो पुस्तक है द आर्कटिक होप इन द वेदास, लिख देता हूं मैं, द आर्कटिक, साफ कर देता हूं मैं थोड़ा सा, यानी आपको दिखेगा नहीं, ऊपर लिख देता हूं मैं, इनको क्लियर कर देते हैं। चलिए, ये पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये पुस्तक है तिलक की। उसमें ये बताते हैं कि जो आर्य हैं वो उनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। इसके अलावा एक पुस्तक जैसे अविनाश चंद्र झा का मैंने नाम बताया था यहाँ पर, अविनाश, वैसे अविनाश आता है इंग्लिश में, नाम AB है उनका, तो आप अविनाश भी लिख सकते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश बताया है, उसकी चर्चा वो करते हैं अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया। ऋग्वैदिक इंडिया में ये बताते हैं कि जो आर्य हैं उनका मूल निवास था सप्त सैंधव प्रदेश। तो ये कुछ बातें थी इसके संदर्भ में जो मैंने समझी कि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए बहुत सारे मत हैं, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत हैं, और आप अलग अलग पुस्तकों में देखेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा विवरण मिल जाएगा, लेकिन उतना विवरण याद रखना मुश्किल हो जाता है। मेरे से तो याद नहीं रहता, तो मैं ये सोचता हूँ कि विद्यार्थी भी इतना ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे। 12 मत याद रखने भी बहुत ही एक मुश्किल सा काम है।
तो ये मेरी कोशिश थी कि आपको आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में और ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। हालांकि ऋग्वेद की चर्चा हम बड़े विस्तार से करेंगे। ऋग्वेद तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आधे घंटे का अलग से वीडियो बन सकता है, तो मैं वेदों का और धर्म का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बड़ा वीडियो, उसमें विस्तार से हम सब बातों की चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आप सोचेंगे कि इसमें तो हमें बहुत सी बातें बताई नहीं गई है, ये सिर्फ एक वीडियो है, इसके जो 3-4 पार्ट और आएंगे उसमें हम सब बातों की चर्चा करेंगे। तो मैं था रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चरर, आपके लिए वीडियो लेकर आया। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।